नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के बारे में। हम ये देखेंगे कि इसमें दरोगा की सैलरी कितनी होगी और सिलेबस क्या होगा और पूरे नोटिफिकेशन का हम विश्लेषण करेंगे। जो आपके लिए ज़रूरी उसमें फैक्टर्स हैं उसको हम देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें आखिर पद कितने हैं। तो कुल मिलाकर के 9,534 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश दरोगा के 9,027 पद हैं और दरोगा के लिए अनारक्षित पदों की संख्या है 3613। EWS जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10% आरक्षण है वो 902 पद हैं। OBC के लिए 2437 पद हैं। अनुसूचित जात यानी SC कैटेगरी के लिए 1895 पद हैं और अनुसूचित जनजात यानी ST कैटेगरी के लिए 180 पद हैं। आगे देखते हैं, प्लाटून कमांडर यानी PSC में जो प्लाटून कमांडर होते हैं उनके लिए कुल 484 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 194, EWS जनरल कैटेगरी के लिए 48, OBC के लिए 131, अनुसूचित जात के लिए 101 और अनुसूचित जनजात के लिए यानी ST के लिए 10 पद हैं। और फिर द्वितीय पे है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। इसमें टोटल 23 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 10 पद हैं, EWS जनरल कैटेगरी के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 6 पद हैं, अनुसूचित जाति SC के लिए 5 पद हैं और अनुसूचित जनजात के लिए कोई पद नहीं है, शून्य है। अब हम ये शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं इसमें। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर PSC पद के लिए, मतलब दरोगा और PSC में जो प्लाटून कमांडर हैं उनके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। मतलब आप BA, BSc, BCom, BBA कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस पद को जो का श्रेणी में आता है उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर दोनों पदों के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए आपको भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी। मतलब आपको BSc इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होंगे। मतलब कुल मिलाकर इसका अर्थ ये है कि आप ये जब नोटिफिकेशन आया है आपके पास इस सर्टिफिकेट इस डेट के पहले का होना चाहिए। मतलब आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं ग्रेजुएशन का तो भी आप इस फॉर्म को मत डालिएगा, और अगर आप दे चुके हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है तब भी आप इस फॉर्म को मत डालिएगा, क्योंकि वो फाइनली मान्य नहीं होगा। ये फॉर्म वही व्यक्ति डालें, वही कैंडिडेट डालें जिनके पास उनका प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट अवेलेबल है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एज अब इसमें देखेंगे तो वो अभ्यर्थी जो 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात जिनका जन्मदिन 1/7/93 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हुआ हो, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मतलब 21 से 28 वर्ष के आयु के बीच में 1/7/2021 से इसकी कट ऑफ डेट है, इस बीच में जिसका आयु बनती है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब इसमें परीक्षा हम देख लेते हैं। तो इसमें एक पेपर होगा, 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगी और इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला है सामान्य हिंदी 100 अंक का, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान ये भी 100 अंक का, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंक की, और चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंक का होगा। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि प्रत्येक विषय में, मतलब जैसे ये चारों विषय हैं सामान्य हिंदी, मूल विधि, ये सब, हर विषय में आपको 35% अंक प्राप्त करना है, ठीक। और चारों को मिला करके आपको 50% अंक प्राप्त करना है। मतलब जैसे इसमें है हिंदी में आपको कम से कम 35 नंबर पाना होगा, मूल विधि में भी 35 नंबर,
तीसरे नंबर वाला संख्यात्मक मानसिक अध्याय इसे इसमें भी 35 नंबर, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि परीक्षा इसमें भी 35 नंबर। कम से कम इतना नंबर पाना होगा हर सब्जेक्ट में, और सब का योग करने पर आपको कम से कम 200 अंक पाना होगा। तो इस तरह से आपको ये परीक्षा, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। अब इसमें हम देख लेते हैं, पुरुष की हाइट जो होगी वो 168 सेंटीमीटर होगी, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट के लिए है, मतलब अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए है। सीना का फुलाव 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होगा और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होगा। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, और ये 79 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए होगा, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए होगा। वहीं एसटी कैंडिडेट मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिला कैंडिडेट की बात करें हम, तो इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए है, और 147 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट मतलब अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए है। इनके लिए एक कैटेगरी और रखी गई है वज़न की। जिस महिला कैंडिडेट का वज़न 40 केजी से कम होगा उसको ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो महिला कैंडिडेट जिनका वज़न कम है, 40 केजी से कम है, वो अपना वज़न बढ़ा लें। इस बात को ध्यान में रख लें कि वज़न 40 केजी से कम पे रहने पर कंसीडर नहीं की जाएंगे। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब लेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए, ये जो मैं भी बताया हाइट और सीना फुलाव, ये इसको शारीरिक मानक परीक्षा बोलते हैं। इसमें जब आप सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहकारी प्रकृति की होगी, मतलब आप क्वालिफाइंग नेचर की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद है चिकित्सा परीक्षा। तो चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा में परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको जो सबसे टफ माना जाता है, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको ऑपरेट करवा लीजिए, ऑपरेशन इसका करवा लीजिए, सही करवा लीजिए इसको, तब आप कंसीडर कर लिए जाएंगे। आँखों में अगर आपके निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है तब भी आपको समस्या हो सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कलर ब्लाइंड होंगे तो आप फोर्स की जॉब के लिए अप्लाई मत करिए, आप उसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यूपी सब इंस्पेक्टर की बात तो छोड़िए, किसी भी फोर्स की जॉब के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है तो ऊपर शो हो रहा है आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वेतन की। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतन पे बैंड 9300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 के से रहेगी इनकी सैलरी। तो ग्रेड पे 4200 मतलब प्राइमरी के शिक्षक के बराबर इनकी सैलरी होगी। तो हम देख लेते हैं बारी बारी से। 3 स्तर पर सैलरी रहती है। जैसे श्रेणी आ, तो श्रेणी आ वो होती है जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इस तरह के जो उत्तर प्रदेश में जिनको बड़े शहर बोला जाता है, उन शहरों में जो सैलरी रहेगी
वो रहेगी, देखिए इसका बेसिक पे 4200 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार 17% महंगाई भत्ता मतलब डीए दे रही है 17%, तो 35,400 का 17% अगर आप निकालेंगे तो 6,018 रुपये होगा। और श्रेणी आ के नगर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज ऐसे जगहों पे आपको HRA 4,040 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से आपकी जो कुल सैलरी बनेगी वो 45,458 रुपये होगी। NPS कटौती जो 10% होती है मूल वेतन और DA का, तो आपका NPS कटौती 4142 रुपये होगी। तो तुरंत से NPS कटौती नहीं स्टार्ट हो पाती है, थोड़ा समय लगता है 2-3 महीने का। तो जो पहली सैलरी बनेगी वो 45,458 बनेगी, फिर जब NPS कटौती होने लगेगी 4142 रुपये, इसमें से 45,458 में से आप माइनस कर लीजिए, उतना आपको वेतन मिलेगा। श्रेणी बा की बात करेंगे तो सभी जिलों के जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपकी नियुक्ति होती है तब आपकी सैलरी मूल वेतन 35,400 बेसिक जिसको बोलते हैं, 6,018 रुपये इसका DA, और आपको वहाँ पे HRA 2,020 रुपये मिलेगा। जैसे कि बड़े नगर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में आपको HRA अगर आप ध्यान देंगे तो 4,040 रुपये है, देखिए 4,040 रुपये है, और यहाँ पे आपको 2,020 रुपये HRA हो जाएगा। तब आपकी सैलरी 43,438 रुपये होगी और NPS कटौती 10 की 10 4142 रुपये रहेगी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है बेसिक पे और DA में। अब श्रेणी श्रा मतलब देहात में, तो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूर के क्षेत्र में अगर आपकी नियुक्ति हो रही है तब आप देहात की श्रेणी में आ जाएंगे, देहात में आपकी नियुक्ति मानी जाएगी, और तब आपका HRA जो होगा वो 1,340 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर 35,400 प्लस 6,018 प्लस 1,340, तब आपकी सैलरी हो जाएगी 42,758 रुपये, और NPS कटौती आपकी 4142 रुपये ही रहेगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपकी पहली सैलरी कितनी बनेगी। तो ये वीडियो था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वहाँ पे तुरंत जवाब देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।